आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कताई, सूत निर्माण, रेशा निर्माण के बारे में हम क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़ों में हवा का स्थान कौन घेर लेता है? तो हवा का स्थान नहीं करने के कारण हो सकता है। तो जब हम रिपलिंग नहीं करते हैं तो हवा जो रिपलिंग नहीं करने के कारण हो सकता है, ठीक है, हवा का स्थान। धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं? तो जो धागा का फिसलन होता है उसमें है धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई और खराब समाप्ति के कारण क्या होता है, धागा निकलने लगता है उसको फिसल के, ठीक है। कौन से प्रक्रिया से सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है? तो सूत जो बीजों से रेशे निकाले जाते हैं, सूत निकाले जाते हैं, किस प्रक्रिया से? गेनिंग की प्रक्रिया से बीजों से रेशे निकाले जाते हैं। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसमें आपको फिर भी बता दें 0.5 ग्राम पर किलो, ठीक है, केजी के अनुसार हमें कितना 0.5 ग्राम देना चाहिए बच्चे को प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हैंकलिंग कहते हैं, ठीक है। उसको साफ करना कि जो जब हम कंघी करते हैं मशीनों से या हाथ से, तो वो जो छोटे छोटे तंतु हैं उसको अलग करने की प्रक्रिया को हम हैंकलिंग कहते हैं, ठीक है। रेशों के उनके डेस्क के आधार पर ग्रेडिंग की जो ग्रेडिंग दी जाती है किसके आधार? लंबाई के आधार पर, कितना लंबा है, छोटा है, तंतु है, उसके आधार पर हम उसको ग्रेडिंग देते हैं। तो यार्न जिसे धागा कहते हैं, जो छोटे तंतुओं से बनते हैं उन्हें कहा जाता है, जो छोटे से बनते हैं उसे स्टेपल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया गया अभिकथन, तंतु जिसमें अधिक मात्रा में अनियत क्षेत्र होते हैं उनमें चुन्नट आने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ये जो हमारा है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, जो अभी कथन दिया गया बिल्कुल सही है। और जो इसका कारण है या अंतर आणविक बंधन शक्ति के ना होने के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, ए और आर दोनों बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा धागा नूतन धागा है? ठीक है, इनमें से कौन सा धागा नूतन धागा है? तो इसमें हमारा जो रेटिने धागा और हमारा स्लम्ब जिसे ग्रंथिला सूत्र कहते हैं, ठीक है, और है हमारा बोंकल, ये तीनों नूतन धागा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किनसे स्ट्रक्चरल जैम्पिंग पक्कर को रोक दिया जा सकता है? तो बताएं जल्दी से, इसमें से किसके द्वारा? तो इसमें जल्दी से आप भी कमेंट करके बता दिया करें कि कौन सा इसमें क्वेश्चन सही है। तो इसका है चैन टीके के प्रयोग से। इसमें आपको कई और इसमें इनमें से चूज करना है, ठीक है। चैन टाकों के प्रयोग से और पतले धागे के प्रयोग से, ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड, और यहाँ पे देखें, ठीक है। और हमारा एक ऑप्शन और होगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा, ठीक है। स्ट्रक्चरल जैम्पिंग पक्कर को रोका जा सकता है, तो इसको हम चैन के टाकों के प्रयोग से रोक सकते हैं, पतले धागों के प्रयोग से रोक सकते हैं, और C1 को पक्का करके हम रोक सकते हैं। जब हम अच्छी टाके की सिलाई करेंगे तो उसके द्वारा हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। पारंपरिक रिंग कताई की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। इसमें सही क्रम बताना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सही क्रम बनाने वाले, ठीक है। तो इसका जो सही क्रम है, पहला हमारा है, इसमें से चूज करना है, ठीक है। तो पहला इसमें आएगा खोलना और साफ करना और सम्मिश्रण करना। तो पहले हम उस गांठों को खोल कर उसको साफ करते हैं, उसको फिर बड़े छोटे के साथ हमारा अलग अलग उसको मिलान करते हैं। फिर आता हमारा उठाना, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा उठाना, रोए उठाए जाते हैं। फिर तीसरा आता है हमारा कार्डिंग, ठीक है, कार्डिंग आता है तीसरा।
फिर चौथा आता है हमारा कंघी करना। अभी बताया गया था कंघी करना क्या होता है, ठीक है, उसको छोटे रोई को हटाए जाते हैं। फिर आता है हमारा ड्राइंग और ड्राफ्टिंग, ठीक है, ये हमारा पांचवा है। फिर आता हमारा रोविंग करना, ठीक है, रोविंग हमारा सिक्स आता है। फिर आता हमारा कताई करना, ठीक, ये सेवेंथ, इसके ये सारे चरण हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित टाकों की श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी लॉक टाका दर्शाती है? तो जो इनमें से है वो 300 जो है टाकों की श्रेणी को ये लॉक टाका है, 300 लॉक टाका दर्शाता है। महिला एवं पुरुष परिधान में बेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से टाकों का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है? तो वर्ग 100 जो है वो प्रयोग में लाया जाता है, जो महिला और पुरुष परिधानों में जो बेस्टिंग संचालन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। टेक्सचर फिलामेंट यान बनाने के निम्नलिखित में से किस विधि में थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो किस में नहीं पड़ती है? तो ये हमारा एयर जेट में नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है हमारा एक्रिलिक रेशा बनाने का सही क्रम दीजिए। जो एक्रिलिक रेशा है, ठीक है, उसको बनाने का हमारा कौन सा ये एक कौन सा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो उसका सही क्रम कौन सा है? तो इसमें जो जब हम ये रेशा बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें घोलना, ठीक है, इसमें सभी रासायनिक पदार्थों को घोला जाता है। फिर उसके बाद उसको छाना जाता है। दूसरा इसका प्रक्रिया बड़े बड़े कणों को छान के फिर काटना होता है, ठीक है। तो उसमें इसको रेशों को जितने आकार में कटाई करना वो की जाती है। फिर इसके बाद उसको सुखाया जाता है। ये बहुत ही कम प्रोसेस होता है इसमें और जल्दी रेशा तैयार और मजबूत भी होता है, ठीक है। अब आता हमारा सूची फर्स्ट में दिए गए रेशों के गुणों का सूची सेकंड में दी गई सही इकाई से मिलान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेशों के गुण दिए गए हैं और ये सही इकाई दिया गया है। तो हमारा स्टेपल फाइबर लंबाई, तो जो स्टेपल फाइबर लंबाई होता है वो क्या होता है? ये किस में मापा जाता है? ये सेंटीमीटर में मापा जाता है, ठीक है। जो स्टेपल तंतु होते हैं वो छोटे होते हैं। फिलामेंट लंबाई इसे मीटर में मापा जाता है क्योंकि ये फिलामेंट तंतु क्या होते हैं? लंबे होते हैं। रेशों का व्यास क्या होता है? इसको ग्राम्स या डेनियर में मापा जाता है और उसकी दृढ़ता को हम टेक्सचर में मापते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। वह धागे जो रेशो की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं डैश कहलाते हैं, जो तो ये रैप कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये हैंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो धागों का झुंड होता है लंबाई में अगर वो 840 यार्ड्स के रूप में है तो वो हैंग कहलाते हैं। सूत से बुना प्लेन रेशा वो कैलिको कहलाता है। देखिए पहले भी आप ये सारे क्वेश्चन क्या है, देखिए 2019 में आया था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर से आ सकता है या इसको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। जब सूत की कताई होती है तो किसके बाद होती है? स्लीवरिंग के चरण में सूत की कताई होती है। इंटरलैकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है, तो ये बुनाई में इसका नाम रखा गया है इंटरलॉकिंग। निम्नलिखित में से कौन धागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है? तो इनमें से जो प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है काउंट कॉटन काउंट, ठीक है, ये नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है। बाकी ये सब डेनियस टेक्सस ये सारे हैं। निम्नलिखित नवीन किस्म के सूत धागे हैं, तो इनमें से कौन सा नवीन किस्म के धागे हैं? तो बताइए आप लोग।
तो इनमें से जो बॉकले सूत है, ठीक है, और हमारा स्लब सूत और फ्लॉक सूत, ये सभी न्यून किस्म के धागे हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे अभिकथन दिया गया, ऐसे वस्त्रों जिनके तंतुओं में रंग चढ़ने की बंधुता भिन्न है उन्हें एक ठोस रंग से एकल रंग के विभिन्न टब में रंगना संभव है। तो ये हमारा अभिकथन दिया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं उनको अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। फिर ऐसे रंगों जिनमें विभिन्न प्रकार के तंतुओं के लिए बंधुता हो उन्हें एक ठोस रंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं है? तो जो विस्कोस का तंतु होता है वो लचकदार नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है? तो जो कोकून है वो हमारा केंद्र रहित होता है। अब आता हमारा सूची फर्स्ट में दिए गए लीनियर डेंसिटी यूनिट्स को सूची सेकंड में दी गई व्याख्या के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे हमारा लीनियर डेंसिटी यूनिट्स है और यहाँ पे हमारा उसका व्याख्या दी गई है, तो उसको हमें मिलान करना है। तो इसे हम मिलान करेंगे। फिर आता हमारा इसमें मिलान करने के लिए डेनियर। तो डेनियर जो है ये हमारा 9,000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन किया जाता है डेनियर का, ठीक है। फिर हमारा टेक्स, ये होता है 1000 मीटर, ठीक है, तंतु या धागे का ग्राम में वजन, ठीक। फिर आता है डेसीटेक, ये हमारा होता है 10,000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन। फिर आता है माइक्रोडेनियर। तो ये क्या होता है? एक डेनियर से कम के कपड़े के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट है हमारा सूत निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। तो सूत निर्माण का आपको पहले भी क्रम बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला क्रम आता है हमारा हैंड पिकिंग। पहले हैंड से उसको पिकिंग करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। अगर जैसे कपास के हैं तो फूल जो होता है उसको तोड़ते हैं, बीज तोड़ते हैं। फिर आता है गिनिंग, ठीक है, सेकंड इसका प्रोसेस है गिनिंग। उसके बाद आता है ओपनिंग एंड कॉर्डिंग, ठीक है, ये हमारा थर्ड होता है। इसको खोल के उसमें से रुई निकाला जाता है। स्पिनिंग आता है इसके बाद हमारा फोर्थ, और फिर आता है हमारा फिफ्थ आता है वीविंग। ये उसका प्रोसेस है। निम्नलिखित सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। जो हमारा आता है साधारण पॉलीमर, तो ये विस्कोस रेयॉन होता है। जो साधारण होता है ना वो विस्कोस रेयॉन आता है। आर्द्र स्पिनिंग, जो आर्द्र कताई होती है वो क्या होता है? कॉटन सेलुलोज होता है, ठीक है, हमारा कॉटन सेलुलोज। शुष्क स्पिनिंग, जो शुष्क कताई होती है वो होता है हमारा एसिटर फाइबर, ठीक है। फिर आता है हमारा गलित स्पन, तो ये है पॉलिस्टर, बहुत जल्दी गल जाता है पॉलिस्टर। फिर आता है हमारा बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं। तो जो बनावटी टेक्सटाइल रेशे कौन से होते हैं? अधिक टिकाऊ और चिकना होता है, जो हमारा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनता है। नेक्स्ट है हमारा सूत कटनी की प्रणाली के चरण को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये पहले भी आप लोगों को बताया गया है। तो इसमें पहला क्या आएगा? कार्डिंग, आप तो अब जल्दी जल्दी कर लेंगे। फिर इसका ड्राइंग आएगा, ठीक है, दूसरा। फिर तीसरा आता है कॉम्बिंग। फिर चौथा आएगा हमारा रॉकिंग। कपड़े की सिलवेस्ट, जो हमारा किनारा होता है, वस्त्र का किनारा, वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलनी चाहिए, ठीक है। इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है? तो जो हमारा
सिंथेटिक रेशे होते हैं ना, उस पर कम असर पड़ता है। और सबसे असर किस पे पड़ता है, आप कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है, तो ये प्रोटीन के रेशों में पाई जाती है। एक चैन के प्रकार का अंदर, उसमें आप देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से तो उसमें दिखता है। यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है, तो ये फेल्ट का कपड़ा है, वो तंतुओं से सीधे बनाया जाता है। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़ों को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है। तो आप बताएं कौन सी ऐसी परिसज्जा है जो सीधा कपड़ों को सीधा करके उसको सुखाती भी है, तो ये होता है हमारा टेंटरिंग की परिसज्जा। या ठीक है। आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अर्नोल के निर्माण में उपयोगी नियम में से कौन सा रासायनिक तत्व है, तो हमारा एक्रिलोनाइटाइड है जो वो इसमें प्रयोग होता है। फिर एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है, ये किसमें होता है, सूती कताई के द्वारा हमारा एसीटेट वस्तु का निर्माण होता है। करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके, इसे कहते हैं शेडिंग। ठीक है, जो कपड़ों को पहले एक धागे को ऊपर उठाते हैं फिर नीचे से निकालते हैं, इसको शेडिंग कहते हैं। धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं, उन्हें ताना कहते हैं। ताना बाना आपको पूरा पढ़ाया गया है क्या होते हैं। ठीक है, कपड़े को 10% कास्टिंग सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को कहते हैं, इसे मर्सराइजिंग कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है, तो वस्त्र निर्माण की विधि बिनाई नहीं है, बाकी सिलाई बुनाई ड्राफ्टिंग कटाई ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा, कार्डिंग के द्वारा रेशों को साफ किया जाता है। ठीक है, जो भी धूल कचरा उसके अंदर पत्ते सब आते हैं उसको इसी विधि के द्वारा साफ करते हैं। जो फिलिंग सूत उतारा है, आवरण जिसे रैप भी कहते हैं, सूत के ऊपर इसमें सादी बुनाई की जाती है। क्रैम्बिंग एक फिनिश है जिसके लिए सिल्क, ठीक है, इसके लिए सिल्क पे की जाती है। जो फिनिशिंग की वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है, तो जो प्राकृतिक स्रोत से हमें सूत प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।